हेलो साथियों, मुझे लगता है कि आप सभी को सुनाई दे रहा है। और अगर सुनाई दे रहा है तो आप ज़रा इंडिकेट कर दीजिए कि आपको सुनने में ठीक आ रहा है। एक ने थंब निशान दिया है, दूसरों ने भी दिया है। इसका मतलब मेरी आवाज़ आप सभी साथियों के साथ पहुंच रही है। सबसे पहले आवाज़ इंडिया के साथी अमन कामली जी और उनके सारी टीम, इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने 2 दिन पहले मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से बात लोगों के सामने नज़र आनी चाहिए। तो मैंने अपने व्यस्त प्रोग्राम के बावजूद सोचा कि इस विषय को न्याय देना चाहिए, और इसीलिए ये जो विषय आप लोगों के सामने आया है, उस विषय के संदर्भ में ही मैं आप लोगों के साथ आज कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे इस विषय को लेकर मैंने और आवाज़ इंडिया के साथी अमन जी ने 3 लेक्चर्स का प्लानिंग किया है। 3 लेक्चर अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर होंगे। आज के लेक्चर्स में कोरोना के महामारी के कारण अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या विपरीत परिणाम हुआ है, उसका जनमानस के ऊपर क्या परिणाम हुआ है, इसकी बात आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। दूसरे लेक्चर में आज तक सरकार ने, केंद्र या राज्य की सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं और क्या वो उचित है, पर्याप्त है, सही है, उसकी समीक्षा हम दूसरे लेक्चर में करेंगे, जो 12 तारीख को हम सोच रहे कि 12 तारीख को फेसबुक के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट करेंगे। और तीसरा जो लेक्चर वो 15 तारीख को हम प्लान कर रहे हैं, उस लेक्चर में कि ये सारे लॉकआउट के फेज़ के बाद और उचित, पर्याप्त, सही कदम कौन से उठाना चाहिए, सॉल्यूशन किस तरह के होने चाहिए। तो इन तीनों विषयों के ऊपर ये तीनों लेक्चर्स हम लोगों ने प्लान किए हैं और उसी के तहत लेक्चर आपके सामने है। वैसे तो कोरोना बीमारी, महामारी को लेकर देश, विश्व की सारी दिक्कतें आप लोगों के सामने हैं। टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने ढेर सारी बातें जानकारी के तौर पर, सूचना के तौर पर आई है। लेकिन अपना जो आज का विषय है वो बहुत फोकस ओरिएंटेड है, जिसमें हम अर्थव्यवस्था के ऊपर इसके क्या परिणाम हुए हैं उस विषय के ऊपर फोकस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस कोरोना महामारी के तरफ जब भी हम देखते हैं तो कई सोर्सेस के माध्यम से पता चलता है कि हर 100 साल के बाद इस तरह की एक बड़ी महामारी दुनिया में फैलती है। उसमें लाखों लोग उस महामारी के शिकार होते हैं। कई सरकार ऐसे महामारी से हतबल, निराश और असहाय नज़र आती है। चाहे वो देश आशिया का हो, चाहे देश वो यूरोप का हो, दुनिया की बहुत सारी सरकारें ऐसे महामारी के सामने बिल्कुल असहाय नज़र आती है। इसको अगर हम बिल्कुल संक्षिप्त में देखें तो इससे पहले बड़ी महामारी जो आई थी, जिसको हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1913 से लेकर 1918 तक इस महामारी का फैलाव विश्व युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें दुनिया में लगभग 2,80,000 के पास लोग मरे थे। और ये भी महामारी भारत में जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के तरफ से जो भारत के सैनिक लड़े थे, जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया था, उनका पहला जहाज, शिप, समुद्र के मार्ग से मुंबई पहला पहुंचा था और उन सिपाहियों के माध्यम से मुंबई में वो महामारी पहुंची
और उन सिपाहियों के माध्यम से ट्रेन के जरिए पूरे भारतवर्ष के हर हिस्से में, कोने में वो महामारी का फैलाव हुआ था। और उस महामारी में भारत में भी बड़े संख्या में लोग मरे थे। भारत में उस वक्त लगभग 1,70,000 लोग पूरे देश में मर चुके थे। और 6 अक्टूबर 1918 में अकेले मुंबई शहर में लगभग 700 लोगों की जानें एक ही दिन में चली गई थी। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ऐसी महामारी जब आती है तो उसका रूप बिल्कुल भयान होता है, बिल्कुल अकराल विकराल होता है, उसका रूप बड़ा व्यापक होता है। और यही महामारी अपने देश में, विश्व में अब कोरोना वायरस के माध्यम से आई है। 1918 में आई थी, उसको स्पेन वायरस कहा जाता है, क्योंकि स्पेन फीवर कहा जाता है, क्योंकि उसको पहले स्पेन ने एडमिट किया था, इसीलिए स्पेन के नाम से, स्पेन फीवर के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन ये कोरोना महामारी अपने देश में भी लगभग मार्च के एंड में, जबकि पूरी दुनिया में जनवरी दिसंबर में इसका बड़ा फैलाव हुआ था, ऐसे वक्त में जब जनवरी मंथ में या मार्च के मंथ में जब गुजरात में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के माध्यम से जो बड़ा विश्व लेवल का प्रोग्राम हुआ, जिसमें काफ़ी देशों से, विदेशों से लोगों का आवागमन हुआ, उनके माध्यम से कोरोना का बड़े पैमाने पे फैलाव होने में मदद मिली। जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय सैनिक जो अंग्रेज़ों के माध्यम से विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, जब वो भारत लौटे तो उनके माध्यम से वो स्पेनिश फीवर अपने देश में आया था। उसी तरह गुजरात में जो प्रोग्राम मार्च महीने में ट्रंप के आगमन पर किया गया, उसी के माध्यम से ये महामारी देश में बड़े पैमाने पर फैली, उसका फैलाव हुआ। इस बात को भली भांति इस्टेब्लिश मीडिया ना कबूल करे, ना सत्ता में बैठे हुए लोग कबूल करें, और इसका इल्ज़ाम कभी तबलीग के ऐसे छोटे मोटे संगठन पर लगाए, तो आप उसकी बातों में समझ सकते हैं कि असलियत क्या है। अब ये बीमारी आने के बाद कल ये लॉकआउट का, देशव्यापी लॉकआउट का लगभग 45 डेज का पीरियड पूरा हुआ। फर्स्ट फेज़ पूरी हो गई, सेकंड फेज़ पूरी हो गई, और अब थर्ड फेज़ है जो ऑफिशियली 17 मई तक चलने वाली है। अब ये तीनों फेज़ में जिस तरह से महामारी फैली है, तो फर्स्ट और सेकंड लॉकआउट के बावजूद क्या हमें सफलता मिली है इसको रोकने में? तो जो आंकड़े बढ़े हैं, जो कोरोनाग्रस्त लोगों के आंकड़े बढ़े हैं, उनसे ये पता चलता है कि सफलता लगभग ना के बराबर है, बल्कि बहुत बड़े लेवल पर ये बीमारी मल्टीप्लाई हो रही है, देश के लेवल पे हो रही है और महाराष्ट्र के लेवल पे भी हो रहे हैं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र ये कोरोना पूर्व समय में किसानों के आत्महत्या में देश में पहले नंबर का राज्य बना था, और अब कोरोना के प्रभाव के बाद महाराष्ट्र ये राज्य देश में कोरोनाग्रस्त शिकार लोगों में पहले नंबर का राज्य बना है। इससे आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र ये स्टेट इंडस्ट्रियली हाईली डेवलप होने के बावजूद, जिस महाराष्ट्र में मुंबई की फाइनेंशियल कैपिटल है, देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, जिस कैपिटल का देश के इकोनॉमी में, जीडीपी में बड़ा भारी योगदान होता है, और महाराष्ट्र के टोटल रेवेन्यू में भी बड़ा योगदान जिस मुंबई का होता है, उस मुंबई जैसे सिटी में ये महामारी का फैलाव ये अनपैरेलल लेवल पे है। इन बातों को भी आज समझ सकते हैं। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये 45 लॉकडाउन के बाद अब हमें अर्थव्यवस्था की तरफ जब देखते हैं तो क्या नज़र आता है? वैसे तो सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से वर्ल्ड के स्तर पर कई आर्थिक रिपोर्ट, सर्वेक्षण लोगों के सामने आ रहा है। कई मूडी का सर्वेक्षण रिपोर्ट है, कई एशियन डेवलपमेंट बैंक का सर्वेक्षण रिपोर्ट है,
कहीं क्रिसिल का सर्वेक्षण रिपोर्ट है, तो कहीं वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। ऐसे कई सारे रिपोर्ट अब अलग अलग जानकारी लेकर विश्व की आर्थिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर इस कोरोना महामारी के क्या क्या विपरीत परिणाम हो रहे हैं, इसकी आपको जानकारी दे रहे हैं। पहले हम विश्व की सबसे बड़ी प्रगत अर्थव्यवस्था समझने वाले अमेरिका की तरफ देखते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका में मटेरियल डेवलपमेंट तो बड़े हुआ है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के स्तर पर अब अमेरिका को भी सोचने के लिए कोरोना के महामारी ने मजबूर किया है। क्योंकि जिस तरह विश्व की सबसे बड़े ज़्यादा कोरोना की महामारी की मौतें अमेरिका जैसे विकसित देश में हुई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकता है कि अमेरिका जैसा पूर्ण विकसित रूप से माना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावशाली देश ऐसे महामारी का मुकाबला करने में बुरी तरह ध्वस्त हुआ है, असफल हुआ है। इसको आपको कबूल करना होगा। ये मेडिकल सेक्टर में अमेरिका की बात थोड़ी अलहिदा रखते हुए, क्या आर्थिक स्तर पर अमेरिका जैसा देश क्या इस महामारी के समय में इसका मुकाबला कर पा रहा है? और उसका भी जवाब अगर आप ढूंढने के चले जाए तो उसका भी जवाब लगभग ना जैसा है। क्योंकि अमेरिका में ये कोरोना के समय में लगभग 20 दशलक्ष जॉब ये ख़त्म हुए हैं। मतलब ये कोरोना के महामारी के कारण नौकरियों का भी बड़े पैमाने पे ख़त्म होना, ये अमेरिका जैसे देश को भी भुगतना पड़ा है। जब अमेरिका का जीडीपी हो, उसका आर्थिक विकास दर हो, उसकी इकोनॉमी की एक मजबूत कंडीशन हो, जब उसको धक्का पहुंचा है, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो कोरोना के पूर्व समय में ही चरमराई थी, कारण अनेक है। कई एक तो नोटबंदी के कारण और जीएसटी के कारण, और उसके बाद जो वर्ल्ड लेवल का डिप्रेशन आया था, उस पीरियड के कारण भारत के अर्थव्यवस्था के ऊपर भी परिणाम नज़र आ रहे थे। वैसे वक्त में भारत सरकार के पास ठोस कोई आर्थिक नीति के अभाव के कारण, क्योंकि नीति बनाने वाले नीतिकार एक्सपर्ट ना होने के कारण वित्तीय प्रणाली देश की बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी थी। बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल धराशायी हुई थी। आप उसको एनपीए के माध्यम से समझ सकते हो। और रिजर्व बैंक को भी सरकार को मदद समय समय पे करना पड़ रहा था। तो ये कोरोना के पूर्व समय की आर्थिक हालत भारत की खस्ता थी, ये ठीक नहीं थी। जब कोरोना के पूर्व जब भारत की हालत खस्ता थी, जब सारा देश का कारोबार ठीक तरह से चल रहा था, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट चल रहे थे, कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे थे, शिपिंग इंडस्ट्री हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, ये जब सारा ठीक चल रहा था, तब भी आर्थिक देश की पटरी ये ठीक तरह से नहीं बैठी थी। ये कई रिपोर्ट में कोरोना के पूर्व समय में भी अपने सामने कई रिपोर्ट के आधार पर आया था। ऐसे वक्त में जब कोरोना के आक्रमण के बाद 45 डेज ख़त्म होने के बाद आज देश की अवस्था क्या है, और जब देश की अवस्था खास करके आर्थिक अवस्था, तो देश में लगभग आर्थिक कारोबार ठप है। 45 डेज से लगभग ठप है, ना आवागमन है। इससे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से लेकर टूरिज़्म लेकर तक प्रभावित है। और छोटे मोटे इंडिपेंडेंट कारोबारी जैसे ऑटोमोबाइल या रास्ते के किनारे पे ऊपर छोटा मोटा रिपेयरिंग का दुकान चलाने वाले कारोबारी, या मुंबई या बड़े शहरों में ऑटो रिक्शा के माध्यम से अपने उदर निर्वाह या जीविका के साधन कमाने वाले लोग, ये बड़े पैमाने पर बेकारी का बड़ा शिकार हो चुके हैं। हमें बेकारी का मुकाबला करना पड़ रहा है। ये बेकारी
कारण मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत हुआ था, आपको फिर से दिखता होगा। तो ये देश के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज आ गया है वो बेकारी का आग के सामने आया है। आप शायद सुन रहे हैं, मुझे आवाज़ आ रही है, तो आप कृपा करके मुझे कोई सिग्नल करें। तो सबसे बड़ा जो संकट आया है वो बेकारी का संकट आया है, और बेकारी के कारण अब देश को सबसे बड़ा चैलेंज जो झेल रहा है, मुकाबला करना पड़ रहा है, वो माइग्रेंट लेबरर्स का है। माइग्रेंट लेबरर के बारे में आप कई सारे बातें सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं। आज सुबह सुबह हजारों मजदूर अहमदाबाद के, गुजरात के शहर में बड़ी भारी संख्या पे रास्ते पे किनारे आए थे, रास्ते पर आए थे और नारा लगा रहे थे कि खाना दो वरना गोली दो। इस तरह से नारा गुजरात के अहमदाबाद के शहर में हज़ारों की तादाद में निकले हुए मजदूर नारों के साथ अपना प्रतिरोध प्रकट कर रहे थे। एक तरफ तो अहमदाबाद जैसा बड़ा शहर है, सूरत ने भी ये हालात देखे हैं, मुंबई ने भी ये हालात बांद्रा में देखे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी जैसे छोटे से शहर में भी तमिलनाडु के फंसे हुए आज के ही दिन लगभग 400 या 500 मजदूरों ने कलेक्टर कार्यालय के ऊपर मोर्चा निकाला है। क्या अंदाज़ा लगता है इससे? इससे अंदाज़ा ये है कि यह संकट बहुत बड़ा विराट रूप है। अगर टेलीविज़न रिपोर्टर के ऊपर विश्वास रखे तो मुंबई से बाहर जाने वाले हर रास्ते के ऊपर लाखों मजदूर चलते नज़र आ रहे। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये बात पंजाब में भी है, ये बात हरियाणा में भी है। ये जहाँ भी बड़े बड़े विकसित हुए शहर है, जिन शहरों में रोजगारों का निर्माण हुआ है, ऐसे शहरों से बड़े पैमाने पे ऊपर लोग अपने गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं। अब इससे आप एक समझ लें कि अगर सरकार या जो उनको काम देने वाले मालिक थे, छोटे मोटे कारखानों के मालिक थे, अगर सरकार या छोटे मोटे कारखानदार इन मजदूरों की, उनकी मुंबई या जिस शहर में वो थे, अगर वहाँ ही उनकी ठीक व्यवस्था होती तो इतना बड़ा माइग्रेशन नहीं होता। इतने बड़ा लेवल का माइग्रेशन अमेरिका में नज़र नहीं आता, स्पेन में नज़र नहीं आता, इटली में नज़र नहीं आता, भारत में ही बड़े पैमाने पे क्यों नज़र आता है? इस समस्या को समझने के लिए हमारे देश में सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि वो इंटरस्टेट लेबरर का जो माइग्रेशन होता है उसके बारे में देश के संसद ने 1979 में एक कानून बनाया है। उस कानून का कभी भी किसी राज्य ने गंभीरता से पालन नहीं किया है। उसके तहत किसी राज्य में कितने माइग्रेंट लेबर है, कहाँ से आए और उनके लिए क्या क्या इंतज़ाम करना चाहिए, इसका जायज़ा या उसका परिणाम आज तक कभी देखने को नहीं मिला था। अब संकट के घड़ी में ये देखने को मिलता है। जैसे कि मुंबई की होटल इंडस्ट्री है। अब होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले लड़के काम करते भी होटल में, खाते भी होटल में और रहते भी होटल में। जब कोरोना की महामारी समय में अब होटल बंद है तो खाएंगे क्या, और होटल बंद है तो रहेंगे कहाँ? ये तीनों समस्या उनके सामने मौत जैसी खड़े होकर आती है। ऐसे हालात में उनके सामने अपने गांव की तरफ चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और इसलिए वो पैदल, कोई रिक्शा से, कोई छोटे मोटे साधन से जो भी मिलता है वो अपने साधनों का इस्तेमाल करते हुए अपने गाँव। पहले माइग्रेशन शहरों की तरफ था, अब शहरों से गांव की तरफ है। और इस माइग्रेशन के हालत में जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास जो 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत रेल के एक्सीडेंट के माध्यम से हुई, या एक दुर्घटना के तहत हुई, उससे ये मसला कितना चैलेंजेबल हो चुका है इसका अंदाज़ा अभी हम लोगों को आने लगा है। इसके और विपरीत परिणाम है। लगभग
महाराष्ट्र जैसे अकेले स्टेट में 30-35 लाख दूसरे राज्यों से मजदूर हैं। अगर इन मजदूरों का यहाँ रख रखाव ठीक ठाक होता तो इतना बड़ा माइग्रेशन नहीं होता। इस बात को हमने पहले कबूल करना चाहिए। अगर उनकी व्यवस्था ठीक होती, रहने खाने का इंतज़ाम ठीक होता, मेडिकल की सुविधा ठीक होती, तो इतना बड़ा माइग्रेशन हमारे सामने नहीं आता। इसका मतलब सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जो भी सुविधा योजनाएं, चाहे अनाज बांटने की हो या और अन्य कुछ, ये बुरी तरह से विफल नज़र आई है। इसका परिणाम ये बड़े लेवल का माइग्रेशन देश के और दुनिया के सामने आ चुका है। इस माइग्रेशन में हमें और ध्यान में रखने होगी कि जो कारखानदार थे, जो छोटे मोटे कारोबारी चलाने वाले मालिक थे, उन्होंने अपने मजदूरों को कह दिया कि भाई मैंने 10-15 दिन आपको संभाल लिया, अब इसके आगे मुझसे नहीं होगा। और जब उन मजदूरों की हालत ना इधर का उधर की हुई तो उनके पास एक ही चारा रहा, जिसके कारण ये बड़े लेवल का देश का सबसे बड़ा माइग्रेशन, शायद मुझे लगता है कि भारत के बंटवारे के बाद ये सबसे बड़ा एक माइग्रेशन बड़े लेवल का देश के सामने हमें देखने को मिलता है। लेकिन देश की जो सारी बाकी इंडस्ट्रीज हैं, अब जैसे आप शिपिंग इंडस्ट्री लो, शिपिंग इंडस्ट्री का मूल बिजनेस क्या है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर पूर्ण पाबंदी है तो शिपिंग इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स होगी। शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर रहने वाले जो टेम्परेरी लेवल के जॉब लेने वाले लोग, वो तो हम अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास कोई साधन नहीं रहा। दूसरी साधन लो, टूरिज्म इंडस्ट्री। अब आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या इवन उत्तर पूर्व राज्यों को देखें, कई राज्य तो टूरिज्म के आधार पर अपना रेवेन्यू खड़ा करते हैं। अब कोरोना के महामारी के समय में टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो चुकी है। जब टूरिज्म इंडस्ट्री ही बिल्कुल ठप हो चुकी है तो इसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट जो बड़े पैमाने पे पैदा हुई है, उसका बड़ा विपरीत परिणाम उन सेक्टर में जो फंसे हुए लोग हैं उनके ऊपर भी पड़ा है। ऐसे कितने इंडस्ट्री का नाम ले ले, बहुत सारे इंडस्ट्री है जिसमें डेली वेज के आधार पर, चाहे फिर आप ग्रामीण भारत में मनरेगा का नाम ले ले, मनरेगा के माध्यम से रूरल एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण रोजगार जो भी थोड़ा बहुत उपलब्ध होता था, उसके ऊपर भी लगभग पाबंदी जैसे हालत इस समय में आई है। इसलिए चाहे ग्रामीण इंडिया हो या शहरी इंडिया हो, इन दोनों एरिया में जो डेली वेज अर्नर है, जो रोज कमा के खाकर अपने परिवार की जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, इनके ऊपर इस महामारी का सबसे बड़ा परिणाम हुआ है, जिसके कारण उनको शहरों को छोड़कर अब अपने गांव की तरफ जाने को मजबूर होना पड़ा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोजगार के ऊपर इसका कितना बड़ा भारी परिणाम हुआ है। एक तरफ तो रोजगार के ऊपर परिणाम हुआ है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित करने के पहले मैं आपको ये सूचना देना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि मार्च 2020 में अपने देश में बेकारी का जो दर था, जिसको हम प्रतिशत कहते हैं, वो लगभग 8.7, मतलब लगभग 9% के पास मार्च 2020 में था। लेकिन वही अप्रैल के एंड में वो 26% तक पहुंच गया। मतलब बेकारी की संख्या बहुत बड़ी है। अब बेकारी की संख्या इतने पैमाने पे बढ़ेंगे तो ये अंदाज़ा है कि लगभग 122 मिलियन नौकरियां भारत में लगभग खो चुकी है। और इसका जो परिणाम है
जो सैलरीड क्लास है, जो सैलरी मतलब तनख्वाह लेकर छोटे मोटे कारोबार में काम करते थे, उनके ऊपर इसका बड़ा परिणाम है। और उनकी संख्या भी बड़ी है, जो लगभग 18 मिलियन के पास इनकी बड़ी भारी संख्या है। और जो डेली वेज सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कोई रास्ते के किनारे अपने टायर की पंक्चर की दुकान चला रहा है, कोई शहरों में ऑटो रिक्शा चला रहा है, या कोई छोटे मोटे दुकान या एक कारोबारी का धंधा कर रहा है, यह सारे लोगों के ऊपर बड़ा भारी इसका परिणाम हुआ है। परिणाम ये हुआ है कि जो भारत देश पिछले 10 साल में यह गर्व कर रहा था कि भारत का विकास दर दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा, कई देशों में इकोनॉमिक डिप्रेशन होने के बावजूद आर्थिक दर है वो सबसे बड़ा अच्छा है, इम्प्रूविंग है, डबल डिजिट में है, ये जो हम दावे कर रहे थे। और बहुत ही जल्द भारत की इकोनॉमी ये दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी बनकर उभरेगी। इंडिया विल इमर्ज एज वन ऑफ द इकोनॉमिक टाइगर, इमर्जिंग टाइगर, इस तरह के जो नारे लगाए जा रहे थे, उस बारे में थोड़ा गंभीरता से अगर हम सोचते हैं तो भारत में लगभग विकास दर के बारे में आज ही आपने टेलीविज़न के माध्यम से सुना होगा कि इस वर्ष में लगभग 0 ग्रोथ रेट आने की संभावना है। अब 0 ग्रोथ रेट जब आता है तो आर्थिक अर्थव्यवस्था का क्या होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे भी हमें अपने भारत के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार डॉक्टर रघुराम राजन जी ने ये कहा है कि भारत को बहुत कड़ी आर्थिक आनी बानी का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के सामने बिल्कुल कड़े कितने आर्थिक रूप से भीषण संकट आने वाले हैं। भारतीय संविधान में इकोनॉमिक इमरजेंसी की प्रोविज़न है, धारा 360 के अंदर इकोनॉमिक इमरजेंसी की प्रोविज़न है, लेकिन अभी भी भारत को 70 साल में, पिछले 70 साल में कभी भी ये आर्थिक इमरजेंसी को फेस नहीं करना पड़ रहा है, ये मौका नहीं आया था। लेकिन इस कोरोना के महामारी के समय में जब पूरी देश की इकोनॉमी ठप हो चुकी है और ग्रोथ रेट की संभावना, जीडीपी की ग्रोथ रेट की संभावना 0% के ऊपर प्रेडिक्ट हो चुकी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत देश को आर्थिक स्तर पर कौन कौन से क्षेत्र में कितनी भारी कटौती करनी पड़ेगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन कुछ देशों ने कुछ रिपोर्ट में, जैसे वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में 1920 और 21 में भारत का जीडीपी 2.8% के नज़दीक रहने की संभावना की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 4% का अनुमान लगा है। लेकिन मूडी के रिपोर्ट के माध्यम से भी, मूडी एक ये आर्थिक व्यवस्था के आधार पर सर्वेक्षण करने वाली अमेरिकन संस्था है, उस संस्था के माध्यम से 0% ग्रोथ रेट आने वाला है। अब ये लॉकडाउन के कारण पूरे भारतवर्ष को प्रतिदिन 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। 32,000 करोड़ का नुकसान पर डे। आप अंदाज़ा लगाइए, 32,000 करोड़ पर डे, इसका मतलब पिछले 45 दिन में, 45 डेज में पूरे भारत का आर्थिक नुकसान कितनी संख्या में, कितना बड़ी भारी रूप से हुआ है। और इसलिए कई अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि भारत को इस कोरोना के संकट से उभरने के लिए, अर्थव्यवस्था को उभार देने के लिए लगभग 720 लक्ष्य
करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 720 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरी भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और इसका परिणाम फिस्कल मैनेजमेंट को, जो आर्थिक मैनेजमेंट होती है, इसके ऊपर बड़ा भारी हुआ है और इसके परिणाम हमें आने वाले दिनों में बड़े रूप से देखने को पड़ेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर को हम डिनाई नहीं कर सकते। गांवों में, खेड़ों में, ग्रामीण इंडिया में खेती में छोटा मोटा काम तो चल रहा है, लेकिन फसल तैयार होने के बाद उसको मार्केट कहाँ है? मार्केट न होने के कारण, उस फसल का कॉमर्स ना होने के कारण, उसको डिमांड ना होने के कारण कई किसानों को वो फसल को अपने ही खेत में समाप्त करना पड़ रहा है, मजबूरी में ख़त्म करना पड़ रहा है। पर्याय रूप से उन किसानों के ऊपर और आर्थिक बोझ पड़ने वाला है, भी हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, इस बात को भी समझना चाहिए कि हमारे देश में लगभग 5.5-6 करोड़ खेतिहर मजदूर है और ये खेतिहर मजदूर ये खेती के ऊपर निर्भर है। जब उनको डेली रूटीन पे काम नहीं मिलेगा तो वो लोग इलाके में होने के बावजूद भी उनके ऊपर भूख से मरने का डर या खतरा पैदा हुआ है। इसके साथ साथ आप ये समझ लो कि महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में भी लगभग 48 लाख खेतिहर मजदूरों की संख्या है और ये खेतिहर मजदूर ये एग्रीकल्चर के ऊपर बड़े पैमाने पर अपने रोजी रोटी के लिए डिपेंड करते हैं। अब खेत में भी अगर इनको रोज़गार नहीं मिलेगा या उपलब्ध नहीं होगा तो उन लोगों को भी अपने गांव में रहने के बावजूद भी कई आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये भी संकट उन लोगों के सामने है। अब हम थोड़ी महाराष्ट्र के ऊपर डिटेल बात करने के ऊपर ध्यान देते। मैं एक बात आपके नज़र में लाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र एक औद्योगिक रूप से विकसित स्टेट देश में आ रहा है। देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई महाराष्ट्र में है। सबसे बड़े रेवेन्यू सोर्सेस मुंबई में है। उद्योग धंधे कारोबार मुंबई में है। इसके बावजूद महाराष्ट्र जैसे स्टेट को इस कोरोना के महामारी के कारण रेवेन्यू के फ्रंट पर बड़ा भारी संकट को झेलना पड़ रहा है और यह संकट बहुत बड़ा है। यह संकट कितना गहरा है मैं आपको फिगर के तौर पर समझाता हूँ। मार्च 2019 में, मार्च महीने में अपने महाराष्ट्र का महसूल रेवेन्यू ये 42,000 करोड़ था, लेकिन मार्च 2020 में, मतलब एक साल के अंतराल का जो फर्क है, मार्च 2019 में 42,000 महाराष्ट्र का पूरा महसूल है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू इनकम है। लेकिन मार्च 2020 में उसी महाराष्ट्र का टोटल रेवेन्यू सिर्फ 17,000 करोड़ है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 17,000 कहाँ और 42,000 कहाँ, 17,000 कहाँ और 42,000 कहाँ, और इसके कारण लगभग 1,40,000 करोड़ की वित्तीय टूट महाराष्ट्र सरकार के सामने आर्थिक महामारी के रूप में भी खड़ी है। इसके कारण महाराष्ट्र के कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट परिणामित हो गए। जब ये लॉकडाउन का फेज़ ख़त्म होगा तो ये आसान नहीं होगा इससे बाहर उबरना, और इसीलिए जब महाराष्ट्र जैसे स्टेट को जब आर्थिक रूप से बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है तो बाकी स्टेट के बारे में आप सोच सकते हैं कि उन स्टेट की हालत क्या होगी और उसके परिणाम भी क्या होंगे। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में
इकोनॉमिक रेवेन्यू सोर्सेस तो बड़े पैमाने पे हैं, इसके बावजूद आर्थिक हालत खस्ता है। लेकिन सरकारों के जो कदम हैं वो रेवेन्यू के मामले में अनप्लान रूप से दिखते हैं, उसके पीछे कोई ठोस सोच या नीति नज़र नहीं आती है, जिसका परिणाम हमें देश स्तर पर शराब की दुकानें खोलने में नज़र आया। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब की दुकानें खोलना चाहिए, क्या इसका मतलब देश में शराब की दुकानें एकमात्र ऐसा रेवेन्यू सोर्स है जिससे सरकार की रेवेन्यू ज़रूरत पूरी हो सकती है? अगर ऐसी किसी की सोच है तो ये आर्थिक सोच नहीं है, ये अनर्थ की सोच है, ये गलत तरह की सोच है और इसके भी परिणाम देश के सामने आने लगे। क्योंकि इसी सोच के कारण जिस बात को लेकर पहले 2 फेज में, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर इसका कड़ा पालन करना था, 3rd फेज में, उस 3rd फेज में इन दोनों का पालन होता हुआ नज़र नहीं आया। कहीं कहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई सिर्फ शराब की दुकानें खोलने के कारण। ऐसे हालत में केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें अपने तरफ से क्या कोशिशें कर रही है कोरोना के महामारी के मुकाबले को लेकर, वह आप लोगों के सामने है। लेकिन जहाँ तक मेडिकल क्षेत्र की हालत है, आपके सामने कुछ परिणाम आया है। जैसे मुंबई जैसे शहर में, मैं गांव कस्बे की नहीं बात कर रहा हूँ, छोटे खेड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुंबई जैसे शहर में जो महानगर पालिका कॉरपोरेशन के अंदर कांजूर मार्ग जैसे बस्ती में एक नौजवान को अपनी जान खोनी पड़ी क्योंकि उसको अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार के, चाहे केंद्र हो राज्य की हो, दावे कितने भी बड़े हो, लेकिन जहाँ तक कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए जो कोशिशें हुई है वो कितनी कम है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आया है और कई माध्यम से सामने आया है। इसके परिणाम हम देख रहे हैं। ये कह रहा हूँ तो ये एक माइग्रेशन को लेकर जो मजदूरों का है, या मेडिकल सुविधा को लेकर, मेडिकल सुविधा को लेकर जो कमियां नज़र आई है। मैं आपको मुंबई जैसे आर्थिक देश के राजधानी की हालत बता सकता हूँ, या जो भी मुंबई महानगर पालिका कॉरपोरेशन के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी पिछले 70 साल में महाराष्ट्र सरकार के महानगर पालिका के माध्यम से बड़े पैमाने पर नहीं हुई है। उन सरकारी अस्पतालों के ऊपर ही बड़े पैमाने पर डिपेंड होना पड़ता है। फिर वो जेजे अस्पताल हो, फिर वो सेंट जॉर्ज अस्पताल हो, फिर वो केएम अस्पताल हो, इन अस्पतालों के ऊपर सरकारों को, मुंबई के लोगों को निर्भर होना पड़ रहा है। परिणामता क्या है? परिणाम ये है कि पिछले 70 साल में भारत के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, पूरे राज्य या देश के इनकम का हिस्सा जो बड़े पैमाने पे ऊपर हेल्थ सेक्टर में लगना चाहिए था, वो कभी भी नहीं लगाया। आंकड़ों के तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह शिक्षा को लेकर सरकारों में हमेशा उपेक्षा की, उसी तरह पब्लिक को लेकर या मेडिकल हेल्थ को लेकर सरकारों ने हमेशा उपेक्षा की और लगभग 1 या 1.5% से ज़्यादा, 1.5% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा कभी भी सरकारों ने आवंटन हेल्थ सेक्टर के लिए कभी नहीं किया, जिसके परिणाम इस महामारी के समय में हमें बड़े पैमाने पर भुगतने पड़ रहे हैं। संक्षिप्त में इन सारे बातों को समेटते हुए मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि जब आर्थिक महामारी का संकट खड़ा हुआ है तो उत्पादन क्षेत्र पूरा ठप है। जब उत्पादन क्षेत्र ठप है
तो उत्पादन क्षेत्र से संबंधित सारे कर्मचारी, उनको बेरोजगारी का शिकार होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो भी उत्पादन दूसरे उपलब्ध है, उनकी डिमांड में बड़ा भारी फर्क आता है। उसके कारण मार्केट भी बड़े भारी प्रमाण पर प्रभावित होता है, जिसका भी बुरा असर देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता है। और छोटे मोटे कारोबारी जो कि पहले ही कमर टूट चुकी थी, जिनकी जीएसटी के समय पहले ही कमर टूट चुकी थी, वो बेचारे दो सरकारों के गलत नीतियों के कारण, केंद्र की सरकार के गलत नीतियों के कारण बिल्कुल टूटे हुए थे। वो पिछले 1-2 साल में उभरने की कोशिश कर रहे थे। जब वो उभरने की कोशिश कर रहे थे, पटरी पे आने के लिए तैयार हो रहे थे, ऐसे हालत में उनको लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, जिसके तहत देश के छोटे मोटे कारोबारी और रोजमर्रा मेहनत करके कमाने वाले लोग, इनके ऊपर जिंदगी जीने के कोई साधन उपलब्ध नहीं रहे। जब ये बड़ा भारी तबका प्रभावित हुआ है, क्योंकि बाकी जो मिडिल लेवल पे इनकम सोर्सेस के जो ग्रुप है, लोग है, समाज है, वो थोड़ा बहुत तो महसूस, ये थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करके चल सकते हैं, उनमें सस्टेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल का जो तबका है, उनमें सस्टेनिंग कैपेसिटी, मुकाबला करने की शक्ति बहुत कम होने के कारण लगभग देश आर्थिक रूप से एक अनार्किकल स्टेट के सामने गुजरता हुआ नज़र आता है। और इसलिए इस पूरी महामारी के समय में सिर्फ देश का ह्यूमन कैपिटल ध्वस्त नहीं हुआ है, देश का इकोनॉमिक कैपिटल भी ध्वस्त हुआ है। मानव सेक्टर, सामाजिक सेक्टर या हेल्थ सेक्टर, यही सिर्फ प्रभावित नहीं हुआ है, तो आर्थिक मोर्चे पर बड़े भारी परिणाम भुगतने पड़े हैं। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, ये परिणाम का भयानक रूप हमारे सामने आ जाएगा। और इन परिणामों का मुकाबला करने के लिए केंद्र के सरकार के स्तर पर और राज्यों के सरकार के स्तर पर अगर उचित, पर्याप्त और समय पर ठोस कदम नहीं उठाए, तो ये समस्या और बड़ा भारी भयंकर रूप ले सकती है। और कहाँ तक बढ़ाने पड़ेंगे, इसका हमें अंदाज़ा नहीं आ सकता है। जिस तरह अब माइग्रेशन के समस्या को लेकर हर राज्य सरकार एक नए मुश्किल घड़ी का सामना कर रही है, ऐसे हालत में सरकारें अपने जिम्मेदारी का मुक्त होने के लिए किसी भी व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का प्रबंध करके लोगों को अपने गांव में तो भेज सकते हैं, लेकिन उनका अगर पूरा और ठीक तरह से मेडिकल भेजने के पहले नहीं हुआ, तो उनके साथ ये महामारी गांवों में बड़े पैमाने पे फैल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो समाज का, जनमानस का और लोगों के सामने कितना बड़ा भारी संकट होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरफ जो कोरोना से प्रभावित हुए लोग, जिनको सरकारी अस्पतालों में या कुछ क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया है, उनके लिए पर्याप्त मेडिकल सुविधा देने में बड़ी भारी असफलता दुनिया के सामने, लोगों के सामने आ रही है। तो जिन लोगों का अभी तक कोरोना ग्रस्त है या नहीं है, ये डिटेक्शन ही नहीं हुआ है, उन लोगों के माध्यम से यह बीमारी
अगर गांव खेड़े में फैलेगी तो इसका परिणाम कितना भयंकर होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इससे उबरने के लिए और कितने दिन लगेंगे इसका भी अंदाज लगा सकते हैं। अंत में इस चर्चा को कंक्लूड करते हुए मैं सरकारों के ऊपर बिना टीका टिप्पणी करते हुए आंकड़ों के रूप से सिर्फ आर्थिक क्षेत्र पर इसके कितने बड़े भारी परिणाम होंगे, सामने क्या आने वाला संकट है, इसकी आम जनता को जिस भाषा में समझता है उनको बिल्कुल आसान करके कि भाई आर्थिक इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी देश के डोर पर है, पहुंची है, आई है, राज्य के घर पर डोर पर आई है और हर नागरिक के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अगर उसका हम सही तरह से प्लान मैनर का जब मैं कह रहा हूँ तो एक गहरी गंभीरता के सोच के तहत अगर उसका मुकाबला करने के बजाय हड़बड़ी में कोई कदम उठाते हैं, जैसे कि शराब की दुकानें खुली करना, अगर इस तरह के पर्यायों को हम अपनाएंगे तो फिर ये कोरोना के महामारी में और भी बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। और इसीलिए आर्थिक रूप से इन संकटों को मुकाबला करने के लिए सरकारों ने क्या करना चाहिए, सरकारों ने क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी मैं विवेचन करने वाला हूँ, लेकिन वो तीसरे लेक्चर में होगा। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें सरकारों ने आज तक क्या किया है और क्या वो पर्याप्त है, क्या वो सही है, इसकी समीक्षा हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। और तीसरे लेक्चर में फिर क्या करना चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन, एक सुझाव के रूप में, एक सॉल्यूशन के रूप में सरकारों ने क्या कदम उठाने चाहिए, किस दिशा में उठाने चाहिए और उसका टाइमिंग विस्तृत विवेचन हम तीसरे लेक्चर पे 15 तारीख को कर देंगे। कम समय में बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है। आप सभी लोगों ने शांति से सुना। आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से ये 3 लेक्चर आपके पास पहुंच जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इन तीनों लेक्चर्स का आप लोगों को बड़ा भारी फ़ायदा होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय भीम।